नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। माइनस जीडीपी का नोटबंदी कनेक्शन 8 नवंबर 2016 ये वो तारीख है जब देश में नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी को करीब 4 साल का अरसा बीतने वाला है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति अब भी जारी है। माइनस में पहुंची जीडीपी को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं और इस बार राहुल ने बिगड़ती अर्थव्यवस्था के पीछे नोटबंदी कनेक्शन बताया है। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। ये कहना है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का, जो उन्होंने अपने वीडियो संदेश के जरिए कहा है। अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने नोटबंदी के उद्देश्य और उसके नतीजों को लेकर देश की जनता के सामने कुछ सवाल रखे, जैसे कि क्या कालाधन मिटा, देश की गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला और फायदा किसे मिला। इन सवालों के साथ ही राहुल ने सरकार पर आरोप भी लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 साल पहले की गई नोटबंदी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और इसका छिपा हुआ मकसद असंगठित क्षेत्र से नकदी को निकालना था। मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है, जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था। उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। इस दिन देश की जीडीपी दर सामने आई थी, जो -23 पर लुढ़की हुई दिखाई दी है। अपने वीडियो संदेश में राहुल ने गिरती अर्थव्यवस्था के लिए भी नोटबंदी को ही जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार के नोटबंदी के फैसले के चलते जीडीपी में गिरावट तो आई है, साथ ही देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को भी इसने तोड़कर रख दिया है। तो नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से हमलावर हुआ है विपक्ष। खासकर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। राजनीति फिर गर्मा गई है। तो इस बात में, इस आरोप में आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सच्चाई है, इसी पर हम करेंगे बातचीत कि क्या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या फिर इन आरोपों में कुछ सच्चाई भी है। इस पर कई मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन आरोपों पर जो राहुल गांधी ने लगा दिए हैं। कुछ सवाल यहां पर उन्होंने उठा दिए हैं। तो मोदी जी का कैश मुक्त भारत, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है, जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था। उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को तो अब 4 साल का अरसा यहां पर नोटबंदी को गुजरने वाला है, बीतने वाला है, लेकिन नोटबंदी की कसक जो है विपक्ष अभी तक जो है भुला नहीं पाया है। हालांकि चुनाव के दौरान भी इसे मुद्दा बनाया गया था, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ नहीं लग पाया है। एक बार फिर से देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर के इस मुद्दे को फिर उठाया गया है और कनेक्शन जोड़ दिया गया है गिरती जीडीपी के साथ में नोटबंदी का। दोनों के बीच में कितना जो है कह सकते हैं कि तार जुड़े हुए हैं या कनेक्शन है, इसी को जानने की हम आज कोशिश करेंगे। और क्या इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति ही कर रहा है विपक्ष, या फिर वो सच्चाई फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है जो अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं। आखिर क्या है इस पूरे मामले के पीछे की असली तस्वीर। कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और अनिल गोयल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर के आर्या अर्थशास्त्री हैं, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आर के आर्या जी से सवाल करना चाहूंगी। आर्या जी, यहाँ पर राहुल गांधी एक बार फिर से अपने वीडियो संदेश के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और गिरती जीडीपी से जो है इसे जोड़ दिया है। दोनों बातों में आप कहाँ देखते हैं कि आपस में तालमेल है, आपस में जुड़ी हुई हैं? आर्या जी।
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने वीडियो संदेश के जरिए ये बताने की एक बार फिर से कोशिश की है कि नोटबंदी ने किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को जो है वो गर्त में धकेल दिया है और मोदी सरकार के जो कठोर नतीजे थे आज उन्हीं का खामियाजा देश की जनता देश भुगत रहा है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं यहाँ पर आज बेरोजगार हुए हैं और नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र पर पड़ा है। असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को खत्म करना ही इस नोटबंदी का मकसद था और ये नतीजा आज 4 साल बाद जो है भयानक रूप में सामने आया है। ये बताया है राहुल गांधी ने अपने वीडियो संदेश में। लेकिन क्या वाकई में आज जो परिस्थितियां देश के सामने बनी हुई हैं, जिन आर्थिक परेशानियों से देश दो चार हो रहा है, क्या उनके पीछे वाकई में ये कारण छिपे हुए हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? हमारे साथ यहां पर वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अनिल गोयल जी से सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी। अनिल गोयल जी, राहुल गांधी यहाँ पर नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से सवाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कितना गलत फैसला था, आज तक नतीजे भुगत रहे हैं। राजीव गांधी क्या कहते हैं क्या करते हैं ये तो राजीव गांधी जाने, लेकिन मैं एक बात है कि आज निश्चित तौर पर पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। भारत भी उससे अछूता नहीं है और उसका बहुत बड़ा कारण कोरोना है, जिसको कि पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। आज इस परिस्थिति में भी भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और चीन के आक्रमण को झेलते हुए, चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो और इधर कोरोना की महामारी, तीनों मार झेल करके और इधर बाढ़ जो प्राकृतिक आपदा है, उस सबको देखते हुए भी चीजों को ठीक करने की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। राहुल गांधी जी का तो सिर्फ और सिर्फ वो बयान देना कि जिस बयान से देश की छवि खराब हो और चीन को हौसले बंद दो, चीन को इस बात की सपोर्ट मिले। नहीं, अभी जो वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया, इसमें आप कहाँ मानते हैं कि इसमें देश की छवि खराब हो रही है? वो तो देश की जनता को कुछ बताने की, कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों पर आप जो है क्या कहना चाहेंगे कि ये आरोप एक बार फिर से क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, मैं वही बात, राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं। आज जो समय देश कोरोना काल से गुजर रहा है, आज जो देश के सामने युद्ध खड़ा हुआ है, इन सब परिस्थितियों में सबको एक साथ खड़े होकर के सरकार का समर्थन करना चाहिए, सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये सब चीजें जो है वो निश्चित तौर पर देश को बदनाम करने की साजिश है और ये पूरे विश्व का मंदा है, एक अकेले भारत का मंदा नहीं है। अब आप इसको अकेले भारत में मंदा आया हो, बाकी विश्व में तेजी आई हो, तब तो ये विषय देखने का। अब कोरोना महामारी विश्व की महामारी है और जिसकी वजह से ये सब परेशानियां हो रही हैं। अगर लॉकडाउन रहेगा तो निश्चित तौर पर जीडीपी डाउन जाएगी। तो अगर ये सब परिस्थितियों के अनुसार हम सबको मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना है, न कि एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर बोलना। महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इन आरोपों को और अभी जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा यहाँ पर उन बातों को? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका कहना सही है कि कोरोना बहुत बड़ी समस्या है, वैश्विक महामारी है, सब कुछ है और इसमें वो सरकार को चाहते हैं कि सरकार की सब लोग समर्थन करें, तो बहुत स्वाभाविक है। सवाल यह है कि सरकार कर क्या रही है, जिस काम में हम सहयोग करें। इसी कोरोना महामारी के बीच में सरकार की प्राथमिकता होती है कि कैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिरे होगा भाजपा की, कैसे राजस्थान की सरकार गिरे, कैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरे। उनको चिंता सुशांत सिंह राजपूत और मामले, इस तरह इनके मामलों की लग रही है। इसमें हम क्या सहयोग करें इनका, इसमें देश क्या सहयोग करे इनका। और कोरोना के बारे में बताऊं, कोरोना बीमारी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई, कोरोना यहाँ पे लाया गया। जैसे आयातित होता है, इम्पोर्टेड सीड, आयातित बीज होते हैं,
उस तरह से ये एक नई कोरोना बात यहाँ आपने पर कही लाया कि गया। यहाँ पर कोरोना लाया गया है, ये यहाँ पर फैला नहीं, ये लाया गया है। मैं इस बात को थोड़ा और समझा दूं। कोरोना यहाँ पर लाया गया, जैसे आयातित बीज होते हैं ना, विदेशी बीजों को आयात करते हैं किसानों के लिए, कोरोना को उस तरह से लाया गया। यहाँ पर खेती की गई, यहाँ पर उसको फलने फूलने दिया गया। जब ये इंटेंशनली हुआ कि अनइंटेंशनली? इंटरनेशनल समय रहते इंटरनेशनल फ्लाइट बंद किया। महेंद्र यादव जी, इंटेंशनली क्या बुला रहे थे? इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? इंटेंशनली। अरे बाहर से बीज बुलाया जाता है तो और यहाँ पर खेती की जा रही है, उसको फलाया फूला जा रहा है। राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इन्होंने फ्लाइट जानबूझ के जारी रखी। बाहर के लोगों को बार बार स्पेशल फ्लाइट देके बुलाया गया, और यहाँ के जो लोग थे, मजदूर वगैरह जो रुके हुए थे, इनको कहीं जाने नहीं दिया गया। बाध्य किया गया कि यहाँ से आप लोगों को कोरोना जब हो जाए तब आप लोग अपने अपने इलाकों में जाएं, और ताकि देश भर में कोरोना फैले, देश को पूरे को और इस बहाने पर आर्थिक। तो इसके पीछे मकसद क्या रहा? आप इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? महेंद्र यादव जी, आपने बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही, तो कारण इसके पीछे क्या आप मानते हैं कि रहा होगा, उद्देश्य क्या था? इसके पीछे कारण यही है कि देश को आर्थिक रूप से, देश की जनता को इतना कमजोर कर देना है कि कोई विरोध में खड़ा ना हो पाए। इसके तहत ये सब किया गया है, और कोरोना के बहाने जो लॉकडाउन लगाया गया, ये इमरजेंसी से बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इनकी सारी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार के विरोध में बोलने वाले के लिए किसी को कोई भी गतिविधि करने की अनुमति नहीं है। सबकी राजनीतिक गतिविधियां ठप हैं। इनके शपथ ग्रहण समारोह हो रहे हैं कि इनके प्रधानमंत्री अयोध्या में जाके आर.के. आर्या जी भूमि पूजन कर रहे हैं। आर.के. आर्या जी, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? ये जो अभी महेंद्र यादव जी ने कहा, एक इन्होंने अलग ही थ्योरी यहाँ पर सामने रखी है, इस पर तो मैं चाहूंगी बताएं ही, लेकिन यहाँ राहुल गांधी के आरोप, जो उन्होंने एक कनेक्शन जोड़ दिया है गिरती हुई जीडीपी का नोटबंदी के दौर से और उसके असरात से, क्या ये वाकई में हुआ है या हो रहा है? पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तो मिक्स है, इसीलिए इन्होंने आपको बताया है कि ये बीज से आई है। और ये जो इलेक्शन की सरकारों की उठक पटक हो रही है, ये तो जर्नलिस्ट होने की वजह से शायद इन्होंने ठीक बताया है, परंतु कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, बीजों के माध्यम से नहीं आ सकता। अब रही राहुल गांधी की बात कि क्या नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन ने इस चीज को क्षति पहुंचाई है, उसका कारण यस है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी दो भागों में डिवाइडेड है, इनफॉर्मल इकोनॉमी और फॉर्मल इकोनॉमी। और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर देखें तो 90% लोग एग्रीकल्चर के मिलाकर और शहरी मिलाकर वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, और 10% लोग हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में है, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं। आप जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए था कि ये कैश इकोनॉमी है, शॉपकीपर्स है, वेंडर्स है, महिलाएं हैं जो घरों में काम करती है, प्रेस वाले हैं, दुनिया भर के जो काम है वो कैश बेस्ड होते हैं। और आपने ब्लैक मनी को निकालने के चक्कर में डीमोनेटाइजेशन किया। ब्लैक मनी तो वाइट हो गई सारी, क्योंकि आपके 16 लाख करोड़ बैंकों में डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से जो सरमाएदार लोग थे उनके लोन वेव कर दिए, क्योंकि 16 लाख करोड़ आपके पास आ गए और बैंक का कैपिटलाइजेशन हो गया। यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग थे वो हर्ट हो गए, जिनकी वर्किंग कैपिटल नहीं मिली, जो सुबह लेकर पैसा शाम को वापस करते थे या 7 दिन में वापस करते थे, जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल थी। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो था उस टाइम डेंट हो चुका था, 8% से ग्रोथ सीधे 6 पर आ गई। अब आता है जीएसटी 2017 में। जीएसटी में भी क्योंकि गवर्नमेंट रिवेन्यू को एक्सेलरेट करना चाहती थी, जिसकी वजह से जबरदस्ती जो एमएसएमई जो कैश बेसिस पे चल रहे हैं, जो बिना किसी सपोर्ट के चल रहे हैं, उनको मजबूर किया कि आपके प्रोडक्ट जो है जीएसटी के दायरे में आए।
वो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई, प्रोडक्शन का भी लॉस हुआ। और तीसरा जो कारण राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मैं उसको पूरा ये नहीं कह रहा हूं, मैं उसी की बातों को समझ रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। तीसरा जो उन्होंने ये कहा कि ये जो लॉकडाउन है, उनका कहने का मतलब ये होगा कि जब हजारों में केस थे, 100 में केस थे, तब तो इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, और अब डेली 80,000 90,000 के आसपास है। तब क्या हो रहा है, तब लोग डरे डरे से बंद किए हुए हैं लॉकडाउन। पंजाब में 2 महीने ज्यादा लॉकडाउन रहा है, बॉम्बे में लंबा चला है, इस तरह से तमिलनाडु में अभी शुरू हो रहा है, टाउन्स में शुरू हो रहा है, हरियाणा में फिर से शुरू हो रहा है। तो ये क्या आपको एस्टिमेट नहीं लगता कि ये बीमारी कैसी है, कैसे बढ़ेगी? हमें एकदम से लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, अगर करना है नहीं। मैं आर्य जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई में नोटबंदी का असर पड़ा है, या हम ये कहें कि आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो इसलिए हैं क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी रही जिसकी वजह से सब कुछ बंद करना पड़ा, देश ही नहीं दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसने असर डाला है। तो क्या सिर्फ यहाँ पर एक फैसले को इसके लिए दोषी जिम्मेदार ठहरा देना क्या सही है, जायज है? लॉकडाउन और जीएसटी ने अभी आपने मेरे से एक ही सेंटेंस में सुनना है, मैं सुना रहा हूं आपको। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने इकोनॉमी का 30% हिस्सा किल कर दिया है। अजय, और बताइए क्या होता है? अजय वर्मा जी, यहाँ पर हर साल जो है कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है। क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ अब ये एक राजनीतिक मुद्दा हो चुका है जिसको लेकर के सरकार को घेरना है, या क्योंकि सफलता पहले भी नहीं मिल पाई, जनता जो है इस बात को नकार चुकी थी, साबित आप भी नहीं कर पाए कि कितना असर डाला कितना नहीं डाला, लेकिन एक बार फिर से अब यहाँ पर अब देश की अर्थव्यवस्था गिरती हुई दिखाई दी तो फिर यहाँ पर राहुल गांधी जोड़ देते हैं। क्या सिर्फ राजनीति हो रही है इस पर? अब नहीं कायनात, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था वीडियो। ये जनता की आवाज है, 136 करोड़ लोगों की आवाज है, उन लोगों की नहीं है जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के भक्त हैं, इनका झूठा आईटी सेल है और इनका गोदी मीडिया चैनल है। उनको तो छोड़ दीजिए और इनकी सरकार को छोड़ दीजिए। बाकी 135 करोड़ समथिंग लोगों की ये आवाज है जो अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी और हम जैसे कांग्रेस के लोग उठाते आ रहे हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, कैशलेस अर्थव्यवस्था के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान के लोगों का कैश ही लेस हो गया। अर्थव्यवस्था तो कैशलेस अर्थव्यवस्था हो गई, और तो कैशलेस कुछ हुआ नहीं। आप एक दिन, सब आज से कुछ सालों बाद एक दिन जब अखबार, हमने 2014 में भी कहा था, 15 में भी कहा, 16 में भी कहा, 17, 18, 19, 20, 21, अब हम इस वक्त कह रहे हैं कोरोना तो बहाना है। इस देश के हालात तो पहले से ही खराब थे। नौकरी की व्यवस्था देख लीजिए, रोजगार छिन गए। यहाँ पर जीडीपी के हालात देख लीजिए, ये 40 से ज्यादा नीचे है, 23 तो आंकड़ों पे है। इनकी किसी बात का विश्वास नहीं करा जा सकता। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ उल्टी छीन गई। जीडीपी को 5 ट्रिलियन ले जाएंगे तो 40% डाउन आ गया। मुद्रास्फीति की दर हालात देख लीजिए, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, ये कहां पहुंचता जा रहा है। और कहा था कोविड में, मित्रों 18 दिन में युद्ध जीता जाता है, 21 दिन में हम इस कोविड को भगा देंगे और देश को आजाद कर देंगे। लेकिन आज जब 38 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हो गए और 68,000 से ज्यादा नंबर 1 में मौत हो गई, तो देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री साहब कहते हैं अब आप कोरोना के साथ रहना सीख लीजिए, इसके साथ जीना सीख लीजिए। सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। और जो वर्ल्ड बैंक से 1 लाख करोड़ रुपया आया है, उसका पता ही नहीं चला है कोरोना के नाम पे वो कहाँ है, किसके पास है, किसको नहीं है। खैर, जो राहुल जी ने और हम लोग कह रहे हैं, इसका नतीजा एक दिन ये आएगा। आप एक दिन अखबार जब आप सुबह देखते हैं, हम आंख मलते हुए उठेंगे, हम कायनात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है यूनिट ऑफ अडानी एंड अंबानी ग्रुप। रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, लाभ वाली कंपनियां बेची जा रही हैं, यूनिट्स बेची जा रही है, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, स्कूल बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। निजीकरण करने का मतलब ये है कि भारत को आप पुनः एक बार 1947 की तरफ लेके जा रहे हैं, 2021 की जगह 1947 की तरफ। महेंद्र यादव जी क्या कहेंगे यहाँ पर? मैं फाइनल तो कर दूं, मुझे टाइम कम मिला है, फिर उसके बाद यादव साहब की सुन लेंगे। वर्मा जी जी देखिए, आज डिस्कस ये है कि हिंदुस्तान में
देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने कहा था 81 करोड़ लोगों को हम लोग 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये काम अभी उन्होंने रेडियो पे भी कहा था और पीछे भी कहा था। आने वाले 3 महीने बाद अब ये 81 करोड़ से 125 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि इनका मकसद ये है कि असंगठित कामगार जो 90% और 10% बता रहे थे, हिंदुस्तान में 2 कैटेगरी है, असंगठित और संगठित। 96% और 4% है। ये चाहते हैं 96% लोग बर्बाद हो जाएं, इसका ठेका बीजेपी लेके आई है 2014 में, और 4 घराने आबाद हो जाएं, चलिए देश पे कब्जा रहे। महेंद्र यादव जी आप क्या कहेंगे यहाँ पर? जैसा कि अभी यहाँ पर ए से जेड तक वर्मा जी ने सब बता दिया कि क्या क्या सरकार फैसले जिस तरीके से ले रही है या लिए गए हैं, उनका क्या क्या असर पड़ सकता है, नतीजे क्या सामने आ सकते हैं। हालांकि हम बात यहाँ पर यही कर रहे हैं कि नोटबंदी को लेकर इस बार बहुत जोर शोर से फिर से राहुल गांधी ने यह आरोप लगाए हैं कि नोटबंदी ही वो फैसला रहा जो आज की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। तो क्या ये फैसला ही आज की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है? विपक्ष, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या विपक्ष सिर्फ इसे एक मुद्दा बना चुका है कि नोटबंदी का नाम लो और लोगों को जो समस्याएं पेश आ रही हैं वो बता दो कि ये उसी की वजह से आ रही हैं और सरकार ने जो किया है वो गलत किया है? विपक्ष नोटबंदी का मुद्दा भूल चुका है। राहुल गांधी ने अभी जो कहा है ये सिर्फ औपचारिकता टाइप से हमें लगता है, और राहुल गांधी की एक वक्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर अपनी सीमाएं हो सकती हैं। वो मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन उस मुद्दे को उस धार के साथ पेश नहीं करते हैं। उसके साथ में जो तर्क दिए जाने चाहिए, जो खरे सवाल किए जाने चाहिए, जिसके सामने बीजेपी या सरकार बिल्कुल बोल ना पाए, वैसा वो नहीं करते हैं। ऐसा और भी तमाम जो सरकार विरोधी पत्रकार के रूप में जिनकी छवि उनको हाईलाइट किया जा रहा है, वो भी एक सेफ गेम खेलते हैं। सवाल यह है कि ये राहुल गांधी बोलते हैं, ठीक है नोटबंदी का मुद्दा उठाया, ये क्यों नहीं पूछते हैं, या जो भाजपा के नेता जो बैठे हैं मैं इनसे पूछूंगा कि जब नोटबंदी हो रही थी तो नोटबंदी के कौन कौन से 5, 6, 7 जो मुख्य फायदे बताए गए थे, क्या उन फायदों को अभी आप दोहराएंगे? नोटबंदी से कहा गया था कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद तो क्या खत्म हुआ? नोटबंदी से कहा गया था कि पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। इसी नोटबंदी के बाद पुलवामा का कांड हुआ, जिसको मुद्दा बना के ये 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुत बड़ी सफलता पाई। खत्म राष्ट्रवाद के मुद्दे तो कौन सा मुद्दा इनका था? नोटबंदी के फायदे बताए क्या गए थे, उन फायदों को एक बार ये अनिल गोयल जी। कायनाथ जी, मैं तो महेंद्र यादव जी की बात से बड़ा हो कि कोरोना को बुलाया गया है, कोरोना को हिंदुस्तान में बुला करके पैदा किया गया है। जो इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, कोई परिवार का मुखिया अपने घर में बीमारी लेकर के आएगा? यानी इस किस्म की बात करने वाले जिम्मेदारी तो परिवार की नहीं, देश के मुखिया की है और रहेगी। वो देश के मुखिया की बात कर रहा हूँ, की जिम्मेदारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट 1857 के अनुसार। वर्मा जी सुनने की कैपेसिटी रखो। जब आप बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला था। बोल करके क्या चाहते हो? आप जवाब लेना चाहते हो या चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है गोयल जी। नहीं, जवाब नहीं लेना चाहते, आप अपनी विफलता स्वीकार कर लीजिए, बोलना बंद कर दीजिए, देश को गुमराह करना, 136 करोड़ लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। बुरी जीएसटी, बुरी नोटबंदी, बुरी कोरोना व्यवस्था, देश की घातक अर्थव्यवस्था, देश की महंगाई की मार, हिंदुस्तान को भगवान बचाए, और आप कहते हैं चीन की पार्टी से मुख्यमंत्री कहती है भगवान की मेहरबानी है। तुम देश का कानून मानने वाले आदमी नहीं हो। जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, जो सब एक परिवार की समझ नहीं सकती है, जो वो पार्टी यहाँ पर बोल रही है, आपके अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। आर्य जी, लगता है कहीं गंभीर हैं हम यहाँ मुद्दों को लेकर के, बताते हैं जो समस्याएं देश के सामने चुनौतियां खड़ी हैं उन पर हम गंभीर हैं। सिर्फ यहाँ पर जिन पर बात चर्चा होनी चाहिए गंभीर रूप से, सिर्फ उन पर बात विवाद होता है। आर्य जी, जीडीपी गिर रही है
आपकी बात आराम से सुनी जाती है, और अगर दूसरा बोलता है बोलने लगते हैं और आप ही कोरोना बोलिए, की बाद में मिस बोलेंगे। हैंडलिंग जो है ये आप जवाब सुनने के लिए बैठे उसकी हुए वजह हैं से या बिना बात इकोनॉमी बात करने जो के लिए बैठे हुए हैं? इनफॉर्मल सेक्टर है सभी लोग बोल रहे हैं गैर संगठित क्षेत्र आप उस पर भाई, आप काफी मुझे असर पड़ा आप सुनने के है, लिए बैठे, अपनी सुनाने के लिए बैठे। जिसकी वजह से आपने अभी एक कंजम्पशन बात कही, डाउन हो जनता की गई आवाज, और नोटबंदी को कंजम्पशन आप और बताएं, नोटबंदी के बाद इन्वेस्टमेंट चुनाव दोनों हुए। डाउन लेकिन हो आर्या जी, गई। मैं ये जानना चाहूंगी, ये परिस्थितियां बहुत विषम है, महामारी आएगी, इस तरह की आएगी, पूरा देश बंद करना पड़ जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। सरकार को भी इस बात का इल्म नहीं होगा, जाहिर है। लेकिन क्या अगर हालात इस तरीके के नहीं बनते तो भी क्या ये कहा जाता कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या देश की जीडीपी इतना नीचे जाती? नहीं, हालात तो पहले से ही इससे आर्या जी, पुराना तो बहाना है। इससे पहले वाली जो तिमाही जीडीपी था वो 3.1% था। कायना जी, 3 अगर साल मेरी बात से सुन ले, 8% गोयल से जी, जवाब देने को बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये सुनाने गोयल के जी, मूड में आपका तो है। काम पूरा हो गया, जी। आपका टाइम ऑफ हो चलिए। गया। अरे यानी कि अगर आर्या जी ये माना जाए बोलकर- कि अगर इस तरह के हालात नहीं होते तो शायद इतने भी बुरी परिस्थितियां नहीं बनती, महामारी नहीं होती तो जीडीपी इतना नीचे भी नहीं जाती, और ओवरऑल हर एक चीज के लिए नोटबंदी के फैसले को कह देना, जिम्मेदार ठहरा देना, ये भी ठीक बात नहीं लगती है। बस मैं हाँ या ना में जानना चाहती हूँ आर्या जी। यस, नहीं, नहीं, ऐसा फाइनली है फिर से ले कि लीजिए। इनफॉर्मल सेक्टर को अगर आप हर्ट करेंगे वो दोबारा इस तरह से खड़ा नहीं हो जी, सकता। चलिए। कैशलेस इकोनॉमी का भी कई नुकसान है। अगर आप चलिए, नुकसान होते लेकिन शायद इतने भी नहीं होते होते जितने बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश की गिरती अर्थव्यवस्था का कनेक्शन विपक्ष ने नोटबंदी से जोड़ दिया है। राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, या सरकार जो दावे करती है वो कितने सटीक है, ये बातें राजनीति से प्रेरित लगती हैं। लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि इस वक्त करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, व्यापार कारोबार पटरी पर लौटने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बड़ा मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।